नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर साक्ष्य विधि लॉ ऑफ एविडेंस की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साक्ष्य साबित ना साबित साबित नहीं हुआ के समस्त महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। ये सारे के सारे एमसीक्यूज सेलेक्टेड हैं जो कि पिछली 7 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है क्योंकि अच्छे अंक पाना भी बहुत आवश्यक है, केवल पास होना ही नहीं। और 80% छात्र 80 से भी ज़्यादा परसेंट छात्र कहीं न कहीं बैक का शिकार होते हैं, इसलिए अध्ययन विस्तृत करिएगा। बहुत छोटे-छोटे वीडियोज से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला कि 10-20 प्रश्न देख लिए तो उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें बहुत ही विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है और प्रयास ये करेंगे कि आपको सब्जेक्टिव्स और ऑब्जेक्टिव्स दोनों ही प्रकार का विस्तृत अध्ययन मिल सके। बस सुनना आपको ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? ऑप्शन देखिएगा, नंबर का न्यायालय, नंबर का दस्तावेज, नंबर का साक्ष्य और नंबर का संस्वीकृति। कमेंट में उत्तर देते रहेंगे तो ट्रिगर रहेगा माइंड में, क्योंकि जिस चीज को हम 2-3 बार अपने क्रियाकलापों में शामिल कर लेते हैं, एक्टिविटीज में शामिल कर लेते हैं, और लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में रहता है। बहुत ज्यादा लाभ हमें भी नहीं मिल जाएगा, लेकिन कम से कम प्रमोशन तो होगा ही होगा। इसलिए थोड़ी मेरी भी मदद करिएगा और थोड़ी अपनी भी मदद करिएगा। किस शब्द को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है? तो संस्वीकृति को धारा 3 में परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कोई पक्ष भरोसा करता है कहे जाते हैं। ये एक लैटिन मैक्सिम है और इसको याद करना है। महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कोई पक्ष भरोसा करता है उसको कहा जाता है फैक्टा प्रोवेंडा। क्या कहा जाता है? फैक्टा प्रोवेंडा कहा जाता है। वो महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर कोई पक्ष भरोसा करता है, क्या कहते हैं उसको? कहते हैं फैक्टा प्रोवेंडा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत तथ्य की उपधारणा की परिभाषा देखिएगा। ये काही इसका सही है। तर्क मानवीय अनुभव तथा स्वाभाविक घटनाओं एवं प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। तर्क किस पर डिपेंड है? मानवीय अनुभव तथा स्वाभाविक घटनाओं एवं प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 1872 के में जो तथ्य की अवधारणा दी गई है वो ये है कि तर्क मानवीय अनुभव एवं स्वाभाविक घटनाओं एवं प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत फटाफट पढ़ने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए 20, 25, 30, 50 क्वेश्चन बड़ी तसल्ली से 2-3 बार देखेंगे तो उसका वास्तव में फायदा मिलेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जिन तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा में लिया जाना होता है का उल्लेख होता है। जो साक्ष्य अधिनियम है उसके अंतर्गत जिन तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा में लिया जाना होता है उनका उल्लेख कहाँ है? आपको वन लाइनर के रूप में, क्योंकि आंसर यहाँ लिखा हुआ है इसलिए सही का सही समझाते हैं। धारा 57 में साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जिन तथ्यों को न्यायिक अपेक्षा में लिया जाना है उनका उल्लेख धारा 57 में है। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता है?
तो ये कहती है धारा 58। कौन सी कहती है? धारा 58 क्या कहती है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा ये कहती है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता? ये कहती है धारा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। न्यायालय न्यायिक अपेक्षा लेगा। ऑप्शन देखेंगे, विदेशी न्यायिक अभिलेखों की, या फिर ऐसे नंबर खा है ऐसे राज्य के राष्ट्रीय ध्वज की जिसे भारत द्वारा मान्यता दी गई हो। नंबर गा स्टीफेन के आपराधिक विधि पर डाइजेस्ट की, और नंबर घा भूमि पर सड़क तथा समुद्र के नियम की। न्यायालय न्यायिक अपेक्षा किसकी लेगा? नंबर घा ही सही है, भूमि पर सड़क तथा समुद्र के नियम की अपेक्षा लेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। न्यायिक स्वीकृति करती है। ऑप्शन देखिएगा, नंबर का कहता है एक स्वीकृति का, नंबर खा एक संस्वीकृति का, नंबर घा अनिभिज्ञता की दलील का, और नंबर घा सबूत के अधित्यजन का। तो नंबर घा ही इसका सही उत्तर होगा, सबूत के अधित्यजन का। न्यायिक स्वीकृति क्या करती है? सबूत के अधित्यजन की स्वीकृति के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न देखिएगा 18। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 भाग 1 के अंतर्गत तो न्यायालय किसकी न्यायिक अपेक्षा लेगा? भारत में प्रवर्तित समस्त विधियों का, अथवा विदेशी विधि सहित समस्त विधियों का, अथवा सभी भारतीय एवं एशियाई विधियों का, और नंबर घा है सभी भारतीय एवं 1950 तक की ब्रिटिश विधियों का। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर का ही सही होगा, भारत में प्रवर्तित समस्त विधियों का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अंतर्गत न्यायालय किसकी न्यायिक अपेक्षा लेगा? भारत में प्रवर्तित समस्त विधियों की अपेक्षा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न नंबर 19। न्यायालय अपेक्षा ले सकता है। देखिएगा, अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता है, या फिर एम.एफ. हुसैन एक अनुभवी चित्रकार है, या फिर बेंथम एक प्रख्यात न्यायविद था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से किसी की अपेक्षा नहीं ले सकता न्यायालय। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, कथन पढ़िएगा। भारत में संसद अथवा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियां न्यायिक तौर पर अपेक्षात्मक तथ्य होती हैं। नंबर 2, भूमि पर सड़क अथवा समुद्र में नियम न्यायिक तौर पर अपेक्षात्मक तथ्य नहीं होते। नंबर 3, भारत में प्रवर्तित आपराधिक विधि न्यायिक तौर पर अपेक्षात्मक तथ्य होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? बताना है आपको। मात्र 1, 2 तथा 3, और 1, 2, 3 और 1 तथा 3। इसका जो सही उत्तर होगा वो नंबर घा होगा, 1 तथा 3 इसका सही उत्तर है। यानी एक बार पुनः देख लेंगे। भारत में संसद अथवा राज्य विधानमंडलों की कार्यवाहियां न्यायिक तौर पर अपेक्षात्मक तथ्य होती हैं। और तीसरा देखेंगे, भारत में प्रवर्तित आपराधिक विधि न्यायिक तौर पर अपेक्षात्मक तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, धैर्य से सुनिएगा और 2-3 बार सुनिएगा, क्योंकि मास्टर वीडियो है और आपको इससे बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं होता? मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य, न्यायालय द्वारा न्यायिक अपेक्षा में लिए गए तथ्य, या सुसंगत तथ्य। कौन से तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता? तो न्यायालय में जो अपेक्षा में लिए न्यायिक अपेक्षा में लिए गए तथ्य हैं, इनको साबित करना आवश्यक नहीं होता। किनको? जो न्यायालय में अपेक्षा में लिए गए फैक्ट्स हैं, इनको साबित करना आवश्यक नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, न्यायिक तौर पर अवेक्षणीय तथ्य नंबर का साबित किए जा सकते हैं, नंबर खा साबित करना आवश्यक नहीं होता। यानी न्यायिक तौर पर जो अवेक्षणीय तथ्य हैं, जैसे कि ऊपर आप देख चुके हैं, जिनकी अवेक्षा न्यायालय कर चुका होता है, उनको न्यायालय में न्यायिक अवेक्षा में साबित करना आवश्यक नहीं होता। तो आपको मालूम ही है, न्यायिक तौर पर अवेक्षणीय तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता। नंबर का ऐसे तथ्य जिन्हें स्वीकृत मान लिया गया हो, और नंबर खा ऐसे तथ्य जो न्यायिक तौर पर अवेक्षणीय हों, और नंबर गा ऐसे तथ्य जो वास्तव में स्वीकृत हो चुके हों, नंबर घा उपरोक्त सभी। तो साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किन तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता, तो ऐसे तथ्य जो स्वीकृत है उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायिक तौर पर अवेक्षणीय हो उन्हें भी साबित नहीं करना पड़ता है, और वास्तव में स्वीकृत हो चुके हों तो तीनों ही इसके सही आंसर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, न्यायालय निम्नलिखित में से किस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा नहीं ले सकता है। नंबर का समाचार पत्र में प्रकाशित कोई समाचार, और नंबर खा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदत्त उपाधियों का अस्तित्व, और नंबर घा भारत सरकार के प्रभुत्व के अधीन क्षेत्र, नंबर घा सड़क एवं भूमि अथवा समुद्र के नियम। तो का नंबर ही इसका सही होगा। न्यायालय न्यायिक अवेक्षा में नहीं ले सकता समाचार पत्र में प्रकाशित कोई समाचार। प्रश्न नंबर 25, ऐसे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को अवश्य लेनी चाहिए में शामिल है। क्या क्या शामिल है। नंबर का देखेंगे, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजपत्रित अवकाश, नंबर खा सड़क के नियम, नंबर गा न का और न ही खा, और नंबर घा उपरोक्त का खा दोनों। न्यायालय को अवेक्षा अवश्य लेनी चाहिए कौन कौन। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राजपत्रित अवकाश और सड़क के नियम। का और खा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अवेक्षा का अर्थ क्या है। नंबर का न्यायालय द्वारा जारी नोटिस, नंबर खा न्यायालय को दी गई सूचना, नंबर घा न्यायालय साक्ष्य की मांग करना, और नंबर घा बिना सबूत के किसी वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करना। यही सही उत्तर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अवेक्षा का अर्थ क्या है। बिना सबूत के किसी वस्तु की अस्तित्व को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 का संबंध है। नंबर का औपचारिक स्वीकृतियों से, नंबर खा साक्षिक स्वीकृतियों से, और नंबर घा औपचारिक तथा साक्षिक स्वीकृतियों से, और नंबर घा मौखिक साक्ष्य तथा तथ्यों के सबूतों से। साक्ष्य अधिनियम धारा 58 का संबंध किससे है। औपचारिक स्वीकृतियों से इसका संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर, तथ्य जिन्हें पक्षकार द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती में शामिल है। क्या क्या शामिल है। नंबर का तथ्य जिन्हें सुनवाई के दौरान अथवा उसके पूर्व ही पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। नंबर खा शपथ पर दिए गए कथन, नंबर गा कोई पंजीकृत दस्तावेज, और नंबर घा याचिका में दिया गया कथन अथवा शपथ पत्र द्वारा समर्पित लिखित कथन। नंबर का ही इसका सही उत्तर होगा। तथ्य जिन्हें सुनवाई के दौरान अथवा उसके पूर्व ही पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो। ऐसे तथ्य जिन्हें पक्षकारों द्वारा साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी अगर पहले से ही एक्सेप्टेड है तो फिर साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हमारे चैनल में सर्वाधिक ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सबसे ज़्यादा, और वो भी सिलेक्टेड। प्रायः देखने में आता है वीडियोज में, बहुत छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब पर कहीं भी नहीं है। आपको अगर 400-500 एमसीक्यूज की आवश्यकता है तो वो हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। आपको कहीं भी इस तरीके से
सीएलपी से पूरे के पूरे एमसीक्यूज कहीं नहीं मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पूरा सुनिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित तथ्यों में से किसे साबित करना आवश्यक नहीं होता? नंबर का रेस्ट जेस्टे किस, यहाँ गेस्टे लिखा हुआ है, जेस्टे है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले तथ्य? नंबर का पुलिस बयान में लिखित तथ्य। नंबर का स्वीकृत तथ्य। और नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको मालूम ही है जो स्वीकृत तथ्य है इन्हें साबित करना आवश्यक नहीं होता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तथ्य को साबित करना आवश्यक नहीं होता? नंबर का भारत में प्रवर्तित समस्त विधियां, इनको तो साबित करना पड़ेगा। नंबर साबित करना आवश्यक नहीं होता, यानी विधियों को भी साबित करना आवश्यक नहीं होता, सही है। नंबर खा सभी लोक अधिनियम, इनको भी साबित करना आवश्यक नहीं होता। और नंबर गा भारत में संसद तथा विधानमंडलों की कार्यवाहियां, इनको भी साबित करना आवश्यक नहीं होता। तो उपरोक्त सही उत्तर है। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत ये इतने भी मद हैं, भारत में प्रवर्तित समस्त विधियां, सभी लोक अधिनियम और भारत में संसद तथा विधानमंडलों की कार्यवाहियां, इन्हें साबित करना आवश्यक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेज के अंतर वस्तु को नंबर का मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। नंबर खा मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। नंबर गा मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया अथवा नहीं किया जा सकता। और नंबर घा केवल न्यायालय के आदेशों के अधीन ही मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो खा नंबर ही हमारा सही उत्तर होगा, मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखेंगे, ऐसे किसी भी तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती जिसे न्यायालय अवेक्षा में लेगा। नंबर खा ये तो सही है। नंबर खा स्वीकृत तथ्यों की को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। नंबर गा सभी तथ्य एवं दस्तावेज की अंतर वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो आपको मालूम ही है कि सभी दस्तावेज या तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए जा सकते, यही कथन गलत है। और नंबर घा भी पढ़ लीजिएगा, मौखिक साक्ष्य का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है, तो ये भी सही है। मौखिक साक्ष्य है तो जो मौखिक साक्ष्य दे उसका प्रत्यक्ष रहना भी आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। मौखिक साक्ष्य तब स्वीकार होता है तथा नहीं है तब है। मौखिक साक्ष्य तब स्वीकार होता है कब? नंबर का जब वो केवल न्यायालय में दिया गया हो, तो यही बिल्कुल सही है। मौखिक साक्ष्य तो तभी माना जाएगा जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने वाला अपना बयान दे या साक्ष्य दे, तो यही इसका सही उत्तर है। बाकी के सब गलत हैं। देखिएगा, न्यायालय अथवा किसी अन्य स्थान पर दिया गया हो, ये भी गलत है। जब यह विचार तथा अन्वेषण दोनों में दिया गया हो, ये भी गलत है। जब यह अन्वेषण में किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया हो, तो अन्वेषण में दिया तो जाता ही है, लेकिन साक्ष्य तो न्यायालय में ही करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिखित में प्रस्तुत करता है, इस प्रकार दिया गया साक्ष्य कैसा माना जाएगा? यानी बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपने साक्ष्य को खुले न्यायालय में प्रस्तुत करता है, इस प्रकार का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। अगर वो खुले न्यायालय में लिख कर के देता है तो उसको मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा, उसको दस्तावेजी साक्ष्य नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति बोलने में असमर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि का जिसने मौन व्रत रखा हुआ है खुले न्यायालय में लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है, उसके साक्ष्य को क्या मान लिया जाएगा? मौन व्रत रखा हुआ है और खुले न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो आपको मालूम ही है कि उसको मौखिक साक्ष्य मान लिया जाएगा, दस्तावेजी साक्ष्य
नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य प्रत्येक स्थिति में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आपको मालूम ही है, मौखिक साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 के अंतर्गत प्रत्यक्ष होना चाहिए। किसके प्रत्यक्ष? न्यायालय के प्रत्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर का, समस्त तथ्यों को केवल मौखिक साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। नंबर का, दस्तावेज की अंतर्वस्तु को छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। और नंबर का, दस्तावेज की अंतर्वस्तु अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। और नंबर घ, दस्तावेज की संपूर्ण अंतर्वस्तु को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। तो नंबर घ ही इसका सही उत्तर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कौन सा कथन सही है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु अथवा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को छोड़कर सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38, साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा इस सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता? कौन सी धारा ये कहती है कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता? तो ये कहती है धारा 60। धारा 60 क्या कहती है? कि अनुश्रुत साक्ष्य कोई साक्ष्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो लंबा होगा लेकिन सुनिएगा, सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड है और आपके लिए काम के हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसा कौन सा मुख्य सिद्धांत है जो साक्ष्य विधि की बुनियाद नहीं है? नंबर का, समस्त मामलों में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अवश्य दिए जाने चाहिए। नंबर खा, साक्ष्य को विवादक मामलों तक अवश्य सीमित होना चाहिए। और नंबर घा, अनुश्रुत साक्ष्य कदापि स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और नंबर घा, अनुश्रुत साक्ष्य अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा कौन सा मुख्य सिद्धांत है जो साक्ष्य की विधि की बुनियाद नहीं है? और यह है कि अनुश्रुत साक्ष्य अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40, यदि का पर खा की हत्या का आरोप है तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य अनुश्रुत साक्ष्य होगा? देखिएगा, नंबर का, चा अपने साक्ष्य में उल्लेख करता है कि मैंने का को खा को चाकू घोंपते हुए देखा। और नंबर खा ये है कि का साक्ष्य की चा ने मुझसे कहा था कि उसने को खा को चाकू घोंपते देखा था। अनुश्रुत साक्ष्य कौन सा होगा? नंबर खा ही सही होगा। देखिएगा, समझिएगा इसको, का साक्ष्य है कि चा ने मुझसे कहा था कि उसने को खा को चाकू घोंपते देखा था। खा नंबर ही अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत अनुश्रुत शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? यानी अनुश्रुत का मतलब क्या होता है? किए गए कार्य, लिखित, मौखिक या उपरोक्त सभी। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत लिखित, किए गए कार्य, मौखिक, इन सभी शब्दों का ही शाब्दिक अर्थ अनुश्रुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है? नंबर का, पुलिस का कथन कि उनके द्वारा की गई जांच के आधार पर आरोपी घटना की रात पर मौजूद नहीं था, अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। यह समाचार पत्र की रिपोर्ट ये तो होती ही नहीं है। और नंबर घा, अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर तैयार रिपोर्ट। और नंबर घा, व्यक्तियों के संबंध को साबित करने हेतु साक्षियों के कथन। तो नंबर का अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है। कौन सा? पुलिस का कथन कि उनके द्वारा की गई जांच के आधार पर आरोपी घटना की रात घर पर मौजूद नहीं था।